कॉन्सेप्ट हमारा टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन जो कॉन्सेप्ट है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है? जब भी हम कोई भी ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, कोई सा भी ऑपरेटर आप कंसीडर करिए। लेट अस सपोज, सबसे सिंपल ले लेते हैं प्लस। ठीक है। तो अब अगर हम प्लस ऑपरेटर की बात करें, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 और 3। हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ सर, इसका आंसर तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2.1 प्लस 3.2, तो भी हमें अंदाजा है कि हाँ 5.3 ही जाना चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं, श्योर नहीं होंगे। पहले दोनों में अंदाजा भी हमारा श्योर हो सकता है, लेकिन इस वाले में कह नहीं सकते। हम अपना आंसर बता सकते हैं, सही गलत नहीं पता, है ना। और अगर मैं ऐसे कर दूं, सर इसका तो कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदाजा भी लगना मुश्किल है इसका तो। चलो, तो अब एक बेसिक सिनेरियो लेकर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, चाहे प्लस माइनस, चाहे एंड और, चाहे लेस देन ग्रेटर देन, कोई सा भी ऑपरेटर हमारा तभी काम करता है जब ऑपरेंड्स जितने उसको रिक्वायर्ड हैं वो सब सेम टाइप के हों। ठीक है। अगर वो सेम टाइप के नहीं है तो फिर हमारा ऑपरेटर काम नहीं करता है। ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं, तो 2+3 परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं यहां देखूं तो ये एकदम परफेक्ट है। यहां पर क्वेश्चन मार्क है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट दो अलग अलग टाइप हो गए, ये इंटीजर हो गया, ये फ्लोट हो गया। तो प्लस मना कर देगा कि मैं नहीं चलूंगा, दोनों को सेम टाइप का होना चाहिए तभी। यहां भी ये मना कर देगा कि भाई नहीं चल सकते। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं ऐसे कर दूं, तो 2+3 अब तो सेम टाइप का ही है, तो माइट भी चल जाए, लेकिन ये नहीं पता क्या रिजल्ट आप कहने वाले हो। सोचो। फिर अगर मैं ऐसे कर दूं, 5 × 4, स्ट्रिंग में है, इंटीजर में नहीं है। अब स्ट्रिंग में है तो आप स्ट्रिंग में तो कुछ भी लिख सकते हैं, 4 के × 4। ऐसे तो आप ऐसे भी लिख दोगे, ABC डिवाइड बाई ABC। चलो, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स अपना काम करने के लिए एक तो ये कह रहे हैं कि दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेटर किसी भी टाइप के ऑपरेंड पे काम करता हो। ये भी हो सकता है कि कोई भी ऑपरेटर तभी काम करेगा जब आपका ऑपरेंड इसी टाइप का हो। जैसे अगर हम डिवाइड की बात करें, तो डिवाइड का क्लियर है कि भाई मैं तभी काम करूंगा जब मेरे ऑपरेंड न्यूमेरिक हो। स्ट्रिंग ऑपरेंड पर मैं चलता ही नहीं हूं, भले ही दोनों सेम है फिर भी नहीं चलूंगा। ठीक है। प्लस कह रहा है मैं चल जाता हूं, दोनों सेम है मैं चल जाऊंगा, दोनों स्ट्रिंग है तब भी मैं चल जाऊंगा। लेकिन ना माइनस चलेगा, ना मल्टीप्लाई चलेगा, ना डिवाइड चलेगा, ना रिमाइंडर चलेगा, ना पावर चलेगा, कोई सा नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर किस किस पे चलता है, और चलता है तो उसका रूल फिर यही होगा कि दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए। तो टाइप कन्वर्जन क्यों करते हैं, मैंने आपको भी थ्योरी बताया। अब फटाफट से मैं इसको चला चला के दिखाता हूं कि हाँ ऐसा ही होता है, फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन के नाम है टाइप कन्वर्जन।
तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, और शुरू करते हैं इंटीजर से। 2 b = 3, a + b चल जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं, दोनों फ्लोर, तो भी चल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ स्ट्रिंग बना दूं, दोनों, तो प्लस करा मैं तो चल जाऊंगा, बट बाकी नहीं चलेंगे। जो मेरी फैमिली के अदर हैं, इसकी फैमिली में और कौन है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिमाइंडर है, पावर है, कोई नहीं चलेगा, बस यही चल जाता है। और ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन कर देता है। तो अगर प्लस को दो स्ट्रिंग पे लगाएंगे, तो दोनों स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाती हैं दोनों स्ट्रिंग। अब इनमें कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग पर हमारा इस तरह से प्लस लगाने पर कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप माइनस लगाओगे, एरर आ जाएगी, ये नहीं चलता। आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी एरर आ जाएगी, ये नहीं चलता। आप डिवाइड करोगे तो भी एरर आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी करो एरर आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने ऐसे कर दिया, 2 + स्ट्रिंग में 3। तो ये कह रहा भाई मैं तो नहीं चलूंगा, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के ऑपरेंड हो गए, अनसपोर्टेड। एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, चलो। अब ऐसे और भी ढेरों सिनेरियोज हैं, जो अब मैंने यहाँ पर एक डिस्कस करा है। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन का पर्पस क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो डेफिनेशन ये हो गई, किसी भी एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें थोड़ी और समझनी है, फिर मैं लिख दूंगा। मान लीजिए स्ट्रिंग में 2 था। अब मैंने टाइप कन्वर्जन मान लो पढ़ लिया होता, और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट खुद नहीं होता। ये क्या करता, एक नई कॉपी क्रिएट करता इंटीजर में, खुद भी रहेगा और अपना इंटीजर वाला और बनाकर आपको दे देगा। तो टाइप कन्वर्जन में कभी भी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती उसमें जिसमें हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बल्कि क्या होता है, एक नई कॉपी और क्रिएट हो जाती है उसी टाइप में जिसमें आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो टाइप कन्वर्जन हमेशा एक नई वैल्यू क्रिएट करता है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेगा। तो इस बात को भी हम प्रोग्राम से प्रैक्टिकली समझेंगे। फिलहाल अब डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट ए वैल्यू ऑन वन टाइप टू अदर। एक्चुअल वैल्यू इज नॉट रिप्लेस्ड, इंस्टेड ए न्यू कॉपी इज एलोकेटेड। इट इज यूजफुल टू परफॉर्म एक्यूरेट ऑपरेशंस।
पहला टाइप कन्वर्जन देखते हैं। स्ट्रिंग टू फ्लोट। लेट अस सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, इसमें लिखा है 3.5। अब इस स्ट्रिंग में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो फ्लोटिंग टाइप की है, लेकिन हमने इस पे कोट्स लगा दिए हैं। अब वो फ्लोट नहीं कहलाएगी, अब वो क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें इंटरनल वैल्यूज फ्लोट जैसी हैं, लेकिन उसका टाइप स्ट्रिंग है, अगर मैं उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फ्लोट नाम का एक फंक्शन होता है। फ्लोट फंक्शन कह रहा है मुझे कॉल करो। जैसे अभी तक अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले प्रिंट फंक्शन देखा था जो आउटपुट दिखाने वाला काम करता है। उसके बाद हमने हेल्प फंक्शन देखा। हेल्प फंक्शन हमें पाइथन डॉक्यूमेंटेशन से चीजों को लाकर दिखाता है, जैसे कितने कीवर्ड हैं, किस कीवर्ड से क्या होता है, और बहुत सारे इसी तरह की हेल्प हमें वो करता है। उसके बाद मैंने आपको टाइप फंक्शन पढ़ाया। टाइप फंक्शन का काम होता है किसी भी वेरिएबल का टाइप अगर आप पता करना चाहते हो कि वो किस टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है तो टाइप फंक्शन से पता कर सकते हो। एड्रेस पता करना है रैम के अंदर तो आप आईडी फंक्शन से इस काम को कर सकते हैं। इसी तरह से एक और है फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन कह रहा है कि आप मुझे स्ट्रिंग दें, मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर वो स्ट्रिंग पास करनी है जिसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर ए पास कर, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे ही पास कर सकता था अगर वेरिएबल वो नहीं होता तो। वेरिएबल है तो वेरिएबल पास कर। अब फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, एक नई कॉपी क्रिएट करेगा और आपको उसको एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करनी है। लेट अस सपोज बी। तो बी वेरिएबल में जो ए में था उसी का फ्लोट बनकर आ गया होगा। अब अगर मैं आपको इसका टेस्ट करवाऊं, मैंने प्रिंट कराया ए, मैंने प्रिंट कराया बी, तो आपको पहली बार पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब एक ही बात है। लेकिन पहला वाला स्ट्रिंग है, दूसरा वाला फ्लोट है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें टाइप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टाइप चेक करा ए का और टाइप चेक करा मैंने बी का। पहला वाला स्ट्रिंग है और दूसरा वाला फ्लोट है। और आप ये भी देखें कि इस लाइन जिससे कन्वर्जन होता है उसके बाद मैंने ए को प्रिंट कराया, उसका टाइप निकाला, अभी भी कैसा है, वो स्ट्रिंग ही है। अगर ए ही बदल गया होता तो फिर यहां पर ए का टाइप ही फ्लोट आ रहा होता, फिर मुझे बी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आगे के प्रोग्राम में ए अभी भी एग्जिस्ट करता है और एज ए स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। उसका जो फ्लोट वर्जन है वो एक डिफरेंट आपने वेरिएबल में यूज करा है बी, उसके साथ कंटिन्यू करेंगे तो वही चीज फ्लोट में आपको आगे यूज करने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाना है फ्लोट में, उसमें फ्लोट नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अलावा कोई और करेक्टर आ गया, लेट अस सपोज आपने यहां लिख दिया के। अब सर फ्लूट में क्या के अलाउड होता है ऐसे? हमने कहा नहीं, ये तो हम पेपर पे लिख लेते हैं के 1000 के लिए, ऑफिशियली कोई ऐसा है थोड़ी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अगर फ्लोट फंक्शन को ऐसी स्ट्रिंग मिले जिसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है तो यहां पर क्या बन जाती है, एरर, कि भाई ये टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। देखो, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, क्योंकि हर स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट होगी नहीं, सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट होगी जो
फ्लोट को ही रिप्रेजेंट करती हो। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रिंग में यहाँ लिख दूं ऐसे करके ड्यू कैट, अब आपको मैं इसका फ्लोट बनाऊंगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगी, नहीं, एरर आ जाएगी। तो हर स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होती है, सिर्फ वो स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट होती हैं जिनमें फ्लोट रिप्रेजेंटेशन ही हो, अदर वैल्यूज उनमें ना हो। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्जन करते हैं तो उसका जो फार्मूला निकला वो ये निकला, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर आप क्या पास करते हैं, अपनी स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं। इस स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस बात को यहाँ पर लिख भी दें। डाइट भी कर सकते थे। हाँ, अगर फ्लोट फंक्शन से जो फ्लोट वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, अगर आप उसे वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो उसका एक ही नुकसान है कि फिर आगे के प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे। सीधा प्रिंट में लगा दीजिए, जो आउटपुट आएगा वो आप देख लोगे, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है कि कहीं पर कोई वैल्यू है या कहीं से प्रोड्यूस हुई है, अगर उस वैल्यू को आगे इस्तेमाल करना है तो आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा, जैसे वेरिएबल होता है। और अगर आप उसे उसी जगह कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर आगे कहीं यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब अगला है हमारा दूसरा कन्वर्जन, इंट टू फ्लोट। अब मान लो मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, इस बार मैं फ्लोट ही बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं स्ट्रिंग को फ्लोट नहीं बनाना चाहता, इंटीजर को फ्लोट बनाना चाहता हूं। तो सोचो अगर आप इंटीजर को फ्लोट बनाएंगे तो 5 का फ्लोट कैसे बनेगा, क्या लगा दें इसके आगे, 0.0 लगा देते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। किसी भी इंटीजर को अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो बस उसके बाद 0.0 लगा देना है। तो अब फ्लोट फंक्शन कह रहा है मुझे फिर से याद कर लो, मुझे आप इंटीजर भी दे दो, और फिर से क्या करेगा, ये फ्लोट बनाकर हमें इसको दे देगा। तो अब टाइप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए और बी के प्रिंट होने पर ही पता चल जाएगा कि हाँ, बी में इसका फ्लोट वर्जन आ गया है। तो अगर आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम फंक्शन है, फ्लोट नाम का ही फंक्शन है, और इस बार ये हमसे इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। बूलियन टू फ्लोट, तो पहले सबके फ्लोट कन्वर्जन कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रिंग को फ्लोट, इंटीजर को फ्लोट, बूलियन को भी फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या कहना चाहते हो, मान लो मेरे पास कोई ए वेरिएबल है, इसमें बूलियन वैल्यू है ट्रू, तो बूलियन तो ट्रू होती है हमारी। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं फ्लोट में, तो फंक्शन का नाम वही है, फ्लोट फंक्शन ही है।
इस बार उसको हम बूलियन वैल्यू दे रहे हैं। तो सर अब ये बताओ फ्लोट क्या बनेगा इसका। तो अब ट्रू को 1 मान लेंगे, फॉल्स को 0 मानेंगे। अब फ्लोट है तो 0.0 लग जाएगा, 1.0। और सर अगर यहाँ फॉल्स होता, चेक कर लेते हैं, 0.0। यानी कि जब आप बूलियन को आप फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू को 1 माना जाएगा और फॉल्स को 0 माना जाएगा। 1.0 ऑफ 0.0। द पॉइंट इज कि फंक्शन एक ही निकला। बस आप एक ही फंक्शन को अलग अलग वैल्यू देते चले जाओ। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोट फंक्शन है, ये वापस तो हमेशा फ्लोट वैल्यू ही करेगा, लेकिन ये आपसे स्ट्रिंग भी मांग सकता है तो भी चाहिए। आप इसे इंटीजर भी दें तो भी यही काम करेगा, आप इसे बूलियन भी दें तो भी यही काम करेगा। अब यहां से हम एक सेंस ये भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए फ्यूचर में कोई और नया डेटा टाइप आ जाता है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना हो और हमें नहीं पता हो कैसे करें, अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी फंक्शन का यूज करके। तो पाइथन में अगर कोई भी चीज फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती होगी तो उसके लिए फ्लोट फंक्शन ही आपको यूज करना है। अभी हमने स्ट्रिंग को जानना है, इंटीजर को जानना है, बूलियन को जानना है, तीनों के साथ मैंने करके दिखा दिया। इन फ्यूचर आगे अगर कुछ और भी निकलता है और उसका फ्लोट बन सकता होगा, नहीं तो एरर आ ही जाएगी। पहले नोट पे लिख दिया मैंने वो, तो वो नोट जो पहले पे लिखा है वो सब पे अप्लाई होगा, इवन जितने कन्वर्जन है सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा फ्लोट कन्वर्जन वाला हो गया पूरा। अब आगे लाते हैं, सबको इंट में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग टू इंट। जैसे स्ट्रिंग टू फ्लोट करा, ऐसे ही अब स्ट्रिंग टू इंट करेंगे। ठीक है, फ्लोट टू इंट करेंगे, बूलियन टू इंट करेंगे, मतलब जो भी है उसको इंटीजर में लाना सीखना है। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लीजिए आपको कहूं कि सेम मैनर में आप इंट कन्वर्जन कर सकते हैं, तो बताओ वो कौन सा फंक्शन होना चाहिए जो इस काम को करेगा फिर। जैसे फ्लोट फंक्शन है ऐसे ही वहां पर इंट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रिंग में लिखा मैंने यहां पर 10। अब अगर मैं इंट फंक्शन का यूज करता हूं और यहाँ ए पास करता हूं तो ये मुझे इसका इंटीजर बनाकर दे दे। अब आप ए को प्रिंट करो तो 10 स्ट्रिंग में आएगा, टाइप आप लगा लेना। बी को प्रिंट करोगे तो भी 10 आएगा एज इंटीजर, टाइप लगाओगे तो स्ट्रिंग और इंट ऐसे आएगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर।
अब बताओ अगला कन्वर्जन मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फ्लोट टू इंट। कुछ इस तरह से देखो, ए इक्वल टू 5.7। अब मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करा। अभी बताओ अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंट में, तो 5.7 में से कुछ हमारा डेटा लॉस होगा। होगा। फ्रैक्शन वाला पार्ट आपका कट हो जाएगा, तो डेटा लॉस होगा इस बार आपका। तो ये कन्वर्जन बहुत सेंसिटिव हो गया, क्योंकि आप करने जा रहे हो, डेटा का लॉस हो जाएगा आपके, लेकिन जब करवाओगे तो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्लोट टू इंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, 0.0 जो नहीं लगा वो नहीं लगेगा। तो ट्रू का 1 बन जाएगा, फॉल्स का 0 बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे ही फॉल्स का 0 आ जाएगा। किसी भी टाइप का स्ट्रिंग में कन्वर्जन, इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, किसी का भी हो। एसटीआर नाम का फंक्शन होता है, प्रोनाउंसिएशन स्ट्रिंग ही रहेगा। तो एसटीआर फंक्शन कह रहा है मुझे यहाँ पर कुछ भी दे दो, एनी वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कुछ भी दे दो, जो दोगे उसका स्ट्रिंग बनाकर आपको दे दिया जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, बी इक्वल टू 3.5 दे दिया। चलो इस बार जो आपने कहा था वो वैसा कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो एसटीआर फंक्शन कॉल किया, और ए हमारा कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में ए आ गया होगा। अब उसका इस्तेमाल मैंने उसी प्रिंट में प्लस के साथ कर लिया। अब इसे मैंने प्लस कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके 3.5। अब बताओ लाइन नंबर 18
का आउटपुट क्या दिखाई देगा? देखने वाले को क्या नजर आएगा? 2, 3.5। अब इस अप्रोच में अगर कोई मुझसे कहे सर जो ए का स्ट्रिंग बना था वो कहाँ है, मुझे आगे यूज करना है, वो कहीं नहीं है। कोई मुझसे कहे सर 3.5 का स्ट्रिंग बना था वो काम, का वो भी कहीं नहीं है। कोई बोले जो रिजल्ट बना 2, 3.5 वो काम, वो भी कहीं नहीं है। सब एक लाइन में सब यूज हो गए, बात खत्म हो गई। तो आपने अपने 3 बैरल बचा लिए, क्योंकि आप क्लियर थे कि मुझे बस इन सब का इस्तेमाल एक ही एक्सप्रेशन में करना है, उसके बाद बात खत्म कर देनी है। तो मैंने वेरिएबल का कोई इस्तेमाल नहीं करा। तो वेरिएबल का यूज तभी करना होता है जब हम अपनी वैल्यूज को आगे के प्रोग्राम के लिए भी अवेलेबल करना चाहते हैं। अदरवाइज जहां वैल्यू यूज करनी है उस एक्सप्रेशन में यूज कर लीजिए, वेरिएबल की जरूरत ही नहीं। चलो, अब मुझे बताओ वो कौन सा फंक्शन होगा जो बूलियन में कन्वर्ट करके देगा, चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लेट फ्लोट हो, कुछ भी हो। मैंने आपको 8 कन्वर्जन पढ़ाए, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको बस 4 फंक्शन याद रखने हैं। एक इंट फंक्शन है, तो वो ट्रिक क्या है? जिसमें कन्वर्ट करना है उसी के नाम से फंक्शन है। मुझे किसी को इंट में लाना है, अगर आ पाया तो इंट फंक्शन से ही आ पाएगा। मुझे किसी को फ्लोट में लाना है, अगर वो हो पाया तो फ्लोट फंक्शन से हो पाएगा। सेम अगर मुझे किसी को स्ट्रिंग में लाना है तो एसटीआर फंक्शन है, किसी को बूलियन में लाना है तो बूलियन का फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। तो अभी तक जो मैंने टाइप्स कवर करे हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये 4 करे हैं। इन सबको आपस में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन इट डजंट मीन कि टाइप कन्वर्जन खत्म हो गया। जैसे ही एक नया टाइप आएगा उसका भी कन्वर्जन हो सकता होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नए डेटा टाइप्स आते जाएंगे, तो उन पर भी कन्वर्जन एप्लीकेबल होगा, माइट भी। और नए नए फंक्शंस पढ़ने हो उस जैसे कन्वर्जन करने को। लास्ट वाला देखो, एनी वैल्यू टू बूलियन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा ए इक्वल टू, चलो पहला ऐसा रखते हैं जो आप गैस कर लो। और जो बूलियन में कन्वर्ट होकर आएगा, मैं कहीं वेरिएबल में नहीं रख रहा, सीधा आउटपुट में दिखा के हम उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। बूल ऑफ ए, कॉमन सेंस लग सकता है इसमें तो बड़ी आसानी से। वन का बूलियन बनेगा तो क्या दिखेगा? ठीक है, तो पहले हम वही कर लेते हैं जिसके साथ हम पूरी तरह से श्योर हैं, और हमें पता है कि भाई इसका तो फॉल्स बनेगा, क्योंकि जीरो का मतलब फॉल्स है। लेकिन सर आपने जो लिखा है सिंटैक्स में, वो ये लिखा है कि आप सिर्फ इंटीजर का ही बूलियन नहीं बना सकते, फ्लोट का भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग का भी बना सकते हैं, किसी को भी बूलियन में ला सकते हैं। तो ये कैसे होगा? हमने कहा चलो अब ये देखो। इस बार मैं अलग से वेरिएबल ए जैसा बना भी नहीं रहा, सीधा प्रिंट से करके दिखाता हूं, ताकि अलग अलग सिनेरियोस पता हो। मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करा, वन की जगह पे मान लो लिख दिया 2024। सर इसका बूलियन कैसे बनेगा? वन का तो ट्रू होता है। तो अब यहाँ पर एक रूल काम करता है, वो रूल है, अगर आपकी एनी वैल्यू है जो आप लाए हैं, ये जीरो है या 0.0 है या नन है या स्ट्रिंग है बिना करेक्टर की, तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट करा जाएगा। इसके अलावा जितनी वैल्यूज हैं वो सब
क्या बनेंगे? नन एक स्पेशल कीवर्ड है, जैसे ट्रू एक कीवर्ड है, फॉल्स एक कीवर्ड है, बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी नन एक स्पेशल डेटा टाइप है। अब बताओ 2024 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप चार याद रखो फॉल्स वाले, बाकी जितने बच गए सब ट्रू। ठीक है, और देखो, -1। -1 का क्या बनेगा? बुलियन ट्रू, क्योंकि जीरो का बनेगा, जीरो और 0.0। चलो अब आई जाते हैं जीरो पर। 0.000 एक ही बात है सर, जीरो, 0.0, 0.0। और अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 1 लगा दिया तो अब जीरो नहीं रहे। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई करेक्टर नहीं है। इसमें तो देखो 1 2 3 4 5 है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, अभी भी क्या आएगा? वही आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई करेक्टर ना रखूं, अच्छा मैं स्पेस लगा दूं तो ट्रू, स्पेस तो करेक्टर ही है। बिना करेक्टर की स्ट्रिंग, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, तो ही फॉल्स आएगा। ठीक है, तो बस स्ट्रिंग में तो यही केस होगा फॉल्स का। बाकी तो आप कुछ भी लिखो, इसके अंदर स्पेस लगाओ, /t लिखो, /n लिखो, ABC लिखो, कुछ भी लिखो, सब में ट्रू है। तो अब टाइप कन्वर्जन क्या है, हमें इसका एक आइडिया लग गया। भले ही हमने 100% टाइप कन्वर्जन जो हो सकता था पाइथन में पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि सारे डेटा टाइप ही नहीं पढ़े भी तो हमने, है ना। अब पाइथन ने हमें सपोर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई कई मामलों में ऐसा होगा कि हम खुद ही टाइप कन्वर्जन कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा बढ़िया है, ऐसे कर दोगे तो हमें ये सारे जो अभी 8 कन्वर्जन पढ़ाए गए, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पाइथन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। टाइप कन्वर्जन पाइथन की तरफ से तब करा जाएगा जब एक तो डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है तो पाइथन की तरफ से टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, करके देखा, वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट करके दिखाता हूं ताकि आसान। 2 + 3.5, अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाएं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। प्लस कह रहा है कि मैं तभी काम कर पाऊंगा जब दोनों ही इंटीजर हों या दोनों ही फ्लोट हो। इसका मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एरर है। अब यहां पे अगर मैं इस ऑपरेशन को करना चाहता हूं तो मुझे टाइप कन्वर्जन पे आना ही पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है कि मैं टू जो इंटीजर है उसको फ्लोट बना देता हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो 2.0 बन जाएगा और वो फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट प्लस फ्लोट काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा 5.5। 2.0 + 3.5, आंसर आ गया 5.5। दूसरा रास्ता मेरे पास है कि मैं फ्लोट को इंट बना देता हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं अपना नुकसान भी कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि 3.5 जब इंट बनेगा तो 3 रह जाएगा, 0.5 तो बचेगा नहीं, तो रिजल्ट आ जाएगा फिर 5। तो अब
यहाँ पे हम दोनों तरह से करके देखते हैं। पहले मैंने क्या करा, इस टू को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, और फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू बनी होगी, मैंने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, सीधा मैंने उसको जो रिजल्ट बना 2.0, सीधा उसको प्लस करवा दिया 3.5 के साथ, तो रिजल्ट बनेगा 5.5। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैंने क्या करा, अपना नुकसान कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैं 3.5 जो फ्लोट है इसको इंट में कन्वर्ट करूंगा। अभी भी दोनों सेम टाइप के हो गए, तो ये 3.5 का जब इंटीजर बनेगा तो 3 रह जाएगा। वो 3 कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा, सीधा प्लस में इस्तेमाल कर लिया मैंने, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। अभी तक सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं किसको किस में कन्वर्ट करूंगा, फुल कंट्रोल है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन पे छोड़ देता हूं, हमने कहा पाइथन हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस ऐसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर पाइथन, अगर टाइप कन्वर्जन पाइथन की तरफ से किया जाएगा, देखते हैं कौन सा किया गया होगा। या तो एरर आ जाएगी कि भाई अलग अलग टाइप है, हो ही नहीं सकता। और अगर एरर नहीं आई तो ये श्योर है कि टाइप कन्वर्जन तो पाइथन ने कर दिया होगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं क्या है, बताओ। टाइप कन्वर्जन तो किया पाइथन ने, अब किया, बताओ किसको किस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि टू को, ये जो इंटीजर था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, फ्लोट में। सही करा। अगर 3.5 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता तो हम लैंग्वेज पर क्वेश्चन उठा देते कि मेरा नुकसान कर दिया लैंग्वेज ने, है ना। अब बात आती है, जो टाइप कन्वर्जन होते हैं, उन टाइप कन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, लैंग्वेज खुद कन्वर्ट कर देती है, आपको फोकस ही नहीं करना है। ठीक है। डन बाई लैंग्वेज इटसेल्फ। अब जो एग्जाम्पल है उनमें कुछ मैं लिख देता हूं, जैसे इंट टू फ्लोट, लैंग्वेज खुद ही कर देगी। और देखो, अभी अभी लिखेंगे इसमें, और अभी मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया true + 5। एरर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, और अगर ये चल गया, मैंने कोई टाइप कन्वर्जन नहीं करा है, अगर होगा तो लैंग्वेज की तरफ से कर दिया जाए तो अच्छी बात है। तो अगर ये चल गया तो बताओ क्या यहां पर कोशिश की जाएगी। पहली कोशिश, इस ट्रू को इंटीजर बना देते हैं, क्योंकि दूसरा वाला इंटीजर है तो इसको इंटीजर बनाएंगे, फ्लोट तो बनाएंगे नहीं। अगर ट्रू का इंटीजर बनेगा तो क्या बनेगा, 1, तो 1 + 5 6 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इस 5 को क्या बना देते हैं, बूलियन बना देते हैं, तो 5 का बूलियन क्या बनेगा, ट्रू। अब ट्रू + ट्रू का कोई सेंस ही नहीं आता, तो इसका मतलब लैंग्वेज अगर इसमें टाइप कन्वर्जन कर रही होगी, अगर कर रही होगी, तो उसने क्या करा होगा, बूलियन को इंटीजर बना दिया होगा, और फिर रिजल्ट क्या आ गया होगा, 6। अगर लैंग्वेज ने किया होगा तो, नहीं तो एरर तो है ही, क्योंकि दो अलग अलग टाइप है। ठीक है।
नहीं सर, लैंग्वेज ने कर दिया। सोचो, अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं 5.2, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में। यानी कि 1.0, 5.2 और 1.0, ऐसे करके रिजल्ट आपका, यानी कि दो और मिल गए। इंट टू फ्लोट अपने आप हो जाएगा, बूलियन टू फ्लोट भी अपने आप हो जाता है, बूलियन टू इंट भी अपने आप हो जाता है। ये सिर्फ प्लस के लिए होगा। जो ऑपरेशन, ये जो टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ये तभी होता है लैंग्वेज की तरफ से जब वो ऑपरेटर काम कर सकता हो। अगर वो ऑपरेटर काम नहीं कर सकता है तो टाइप कन्वर्जन अगर आप खुद ही कर दो तो भी नहीं चलेगा। जैसे लिखा मैंने यहां पर A-B। अब अगर आपसे कहा जाए, अगर हम सेंस लगाएं कि ये जो हम यहाँ पर ट्रू को वन कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, अगर ये वन बन जाए तो 1+5 तो हो ही सकता है। सोच कर देखो, अगर मैं यहाँ पर ट्रू -5 कर दूं और ट्रू का वन बन जाए, तो क्या माइनस नहीं हो सकता 5 के साथ? हो तो सकता ही है। यानी कि लैंग्वेज को करना चाहिए तो सिर्फ प्लस के साथ नहीं, इस वाले केस में माइनस के साथ भी होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर डिवाइड में भी होगा, हमने कहा लगता तो है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यानी कि ये हमें कि प्लस के साथ ही होगा या सबके साथ होगा, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप ऑपरेटर है, जैसे माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये न्यूमेरिक पे चलते हैं। तो अगर ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट होने की बात हो रही है तो हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और भी आएंगे जिनमें नहीं होगा। चलो पहले वही कर लेते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा 2+3। अब अगर मैं 2+3 करूंगा तो एक इंटीजर है, एक स्प्रिंग है, कन्वर्ट ही नहीं होगा। दो रास्ते हैं, या तो टू को स्प्रिंग बना दो तो 3 और 2 कॉन्केट हो जाएंगे, या 3 स्प्रिंग को इंटीजर बना दो तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। और अगर लैंग्वेज ने कुछ नहीं करा तो फिर तो क्या आएगी? ये एरर आएगी। देखते हैं लैंग्वेज क्या करती है। सर एरर कर दी लैंग्वेज ने, सर मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। अनसपोर्टेड ऑपरेंड इंट एंड स्ट्रिंग, प्लस पे इंट और स्ट्रिंग नहीं चलते, किसी पर नहीं चलते हैं। बाकियों पता इसलिए नहीं चला, लैंग्वेज खुद कर देती थी। यहाँ लैंग्वेज ने कुछ नहीं करा, इसलिए पता चल गया कि प्लस के साथ हमारा इंटीजर इंटीजर चलेगा या स्ट्रिंग स्ट्रिंग चलेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मुझे इस काम को करना है, तो अब इस काम को करना होगा तो एक ही रास्ता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है डन बाई प्रोग्रामर। तो अब यहाँ ये बताओ, मैं करना चाहता हूं तो ये तो फिलहाल एरर है। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं टू स्ट्रिंग बन जाए और फिर दोनों कॉन्कैट हो जाए। तो str फंक्शन यहाँ पे 2 डाल दिया, प्लस ये 3। तो अब रिजल्ट क्या बनकर आएगा? 2 3। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? टू को ऐसे रहने दिया, और जो 3 स्प्रिंग था, इस 3 स्प्रिंग को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर।
तो अब रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये दोनों ही कन्वर्जन मुझे करने पड़ेंगे। कौन कौन से थे? स्ट्रिंग टू इंट, स्ट्रिंग को इंट में ले जाना, फ्लोट में ले जाना, ठीक है। दूसरा, इंट या फ्लोट को स्ट्रिंग में ले जाना, ये मुझे ही करने पड़ेंगे। अब जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा। मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए 2 माइनस स्ट्रिंग में 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर है, क्योंकि जब प्लस नहीं चला, क्योंकि इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना, दोनों में क्या है? एरर है, अनसपोर्टेड। तो अब अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, किसको किस में कन्वर्ट करोगे? हमारे पास पहला ऑप्शन है इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसको इंटीजर बना देते हैं। सोच कर बताइए कौन सा डिसीजन मेरा सही होगा, इसको स्ट्रिंग बनाकर या इसको इंट बनाकर? इंट, क्योंकि अगर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो माइनस पर ही ऑपरेशन होता ही नहीं है। आप कन्वर्ट खुद करो, लैंग्वेज तो खैर ऐसे मामलों में करेगी नहीं कभी कन्वर्ट, उसे पता है कि माइनस पर ये होगा ही नहीं, और आपने कर दिया तो भी नहीं चलेगा, अनसपोर्ट। जबकि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों सेम टाइप के हैं, लेकिन माइनस पे नहीं चलता ये, ठीक है। अब ये तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रिंग 1 को इंट में कन्वर्ट कर लूं, चल जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो इस तरह के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, लैंग्वेज की तरफ से टाइप कन्वर्जन तभी होता है जब पहला रूल जिस ऑपरेटर के साथ ये बात हो रही है वो उस ऑपरेशन को सपोर्ट करता हो, और दूसरा, कन्वर्जन में किसी तरह का कोई डेटा लॉस ना हो रहा हो। अगर ये दोनों बातें मिल रही हैं तो लैंग्वेज कर देती है, आपको उसके लिए कोई कोड लिखना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं मिली और लैंग्वेज को लगता है कि 1% भी चांस हो सकता है डेटा लॉस होने का या कन्वर्जन फेल होने का, तो लैंग्वेज की तरफ से कन्वर्जन फिर नहीं किया जाता। चलो, अब अगला टॉपिक, और जो अगला टॉपिक है उसमें भी इस टॉपिक का इस्तेमाल होगा। इवन हम अपना जो सीक्वेंस यूज कर रहे हैं पाइथन पढ़ने के लिए, इसमें आप ज्यादा बार यही पाएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक पे डिपेंडेंट है। अब तक हमने जो पढ़ा है अगर हम देखें तो उसमें देखो, वेरिएबल पढ़ लिए, ऑपरेटर पढ़ लिए, टाइप कन्वर्जन पढ़ लिए, मोटा मोटा कमेंट पढ़ लिए, और कीवर्ड्स पढ़ लिए, 5 ही चीजें पढ़ी हैं वैसे। और पहले दिन से प्रिंट पढ़ रहे हैं। अब सोचो हर प्रोग्राम में सारे यूज हो रहे हैं, प्रिंट हर प्रोग्राम में आ रहा है, हर प्रोग्राम में ऑपरेटर तो आएंगे ही आएंगे, अब वेरिएबल हर प्रोग्राम हम बना ही रहे हैं। अब टाइप कन्वर्जन पढ़ लिया, अब आप देखना आगे के हर प्रोग्राम में टाइप कन्वर्जन आ रहा होगा। तो इसका मतलब अगर किसी की पीछे की क्लास रह गई तो आगे दिक्कत आनी है। तो अगर किसी की रह जाए तो मेक श्योर रिकॉर्डिंग से पढ़कर क्लास में आना है, तभी अगली क्लास समझ में आ रही है, वरना फिर दिक्कतें आपके सामने होंगी। चलो, अब अगला टॉपिक क्या है वो समझते हैं। अगला टॉपिक है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट का मतलब यह है कि हम दो नंबर को मान लो मल्टीप्लाई ही करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले से क्यों बताएं प्रोग्राम में कि इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करना है? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जब प्रोग्राम चले तो चलते समय हम आपसे नंबर मांगेंगे, जैसे रियल टाइम पे होता है। मैंने कैलकुलेटर ओपन करा तो
कैलकुलेटर एक प्रोग्राम ही तो है, ये चला। अब इसने चलते ही थोड़ी अपने आप नंबर मान लिए, कोई भी वेट कर रहा है हमारा, हम जो नंबर देंगे उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तभी तो यूजर इसका इस्तेमाल करेगा। अगर जिस प्रोग्रामर ने ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया उसने पहले से नंबर अपने मान लिए, फिर हमारा क्या काम है इसका चलाने का? फिर तो हर बार उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई करता रहेगा ये। तो मतलब शायद ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा जो यूजर इनपुट के बिना बनता हो। आप इस बेसिक कैलकुलेटर से लेके चैट जीपीटी तक चले जाओ, बीच में फेसबुक भी मिलेगा, अमेजन मिलेगा, हर जगह आप इनपुट दे ही रहे हो अपना। ठीक है, तो अब इनपुट देना किसी भी प्रोग्राम को दो तरह से पॉसिबल होता है। एक है सीयूआई मोड का यूज करके करेक्टर की फॉर्म में इनपुट देना, जिसमें आप यूजर को अपनी इमेज नहीं दे सकते प्रोग्राम को। मतलब अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इनपुट के नाम पर आप सिर्फ करेक्टर इनपुट कर सकते हैं। करेक्टर का मतलब ABCD, डिजिट 1 2 3 4 प्लस माइनस कॉमा सिंबल, बस इतना। आप बोलो सर मैं अपनी इमेज इनपुट करूंगा प्रोग्राम के लिए, नहीं होगी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी हम जो यूजर इनपुट लेना सीख रहे हैं वो CUI मोड पर सीख रहे हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस पे सीख रहे हैं। जब आपको GUI पढ़ाया जाएगा तो इनपुट में इमेज भी आएगी, वीडियो भी आएगा, PDF भी आएगी, एक्सेल भी आएगी, कुछ भी इनपुट कराओ, जब GUI पर आ गए हम तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तब इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्रामर हैं तो हमें ये बात समझ में आ रही है, लेकिन जब हम एक एंड यूजर माने अपने आप को तो हमेशा हम क्या चाहते होंगे, GUI पर इनपुट आना चाहिए, क्योंकि हम तो ये सब देना चाहते होंगे ना अपने प्रोग्राम के लिए, अपने उस सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, अब यूजर इनपुट करने के लिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक that takes values from user at रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो अब एक शब्द और बनेगा, उसका नाम होता है हार्ड कोड। मैंने कहा भाई एक प्रोग्राम बना दो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने का। मैंने कहा नंबर कहां से आएंगे? आपने कहा हार्ड कोड कर दो, मतलब पहले से ही लिख दो। आपने कहा नहीं, उसको यूजर से इनपुट ले लो। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो डेटा रिक्वायर्ड है, या तो आप उसे हार्ड कोड यानी कि पहले से लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप उसे यूजर से इनपुट अपना ले लेते हैं। तो हार्ड कोड का मतलब है पहले से बता देना। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए हमारे पास इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, पहले मैं करके दिखाता हूं उसके बाद थ्योरी लिख दूं। तो अब देखो, मैंने यहां पर प्रिंट है लिखा और इनपुट ऐसे कर दिया, और ये मैंने बाय कर दिया। तो ये प्रोग्राम बहुत बेसिक है ना, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन शुरू यहीं से करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन हम जानते हैं आउटपुट दिखाने वाला काम करता है, जो हमने इसको डेटा दिया है वो आउटपुट में दिखाएगा। इनपुट फंक्शन को हम पहली बार यूज कर रहे हैं। इसका काम होता है यूजर से इनपुट के लिए वेट करना, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देना। कब तक? जब तक यूजर इनपुट लिखकर एंटर की हिट ना कर दे। जैसे यूजर कुछ लिखकर एंटर हिट करेगा, इनपुट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और फिर आगे का कोड चलना शुरू हो जाता है। अब वो इनपुट कहाँ आया प्रोग्राम में वो बात की बात है। ठीक? अब इसको मैंने रन कराया, क्या हो रहा है अभी यहां पर? अब सोच कर देखो, एक एंड यूजर, अभी आप क्या हो,
इस स्क्रीन को देख रहे हो, आउटपुट को देखने वाला एंड यूजर कहलाता है। उस आउटपुट को लाने वाला जो प्रोग्राम है उसको लिखने वाला प्रोग्रामर कहलाता है। अभी आप दोनों का रोल प्ले कर रहे हो, आप ही प्रोग्रामर हो और आप ही यूजर हो, आप ही आउटपुट देख रहे हो। तो आपको पता है कि भाई प्रोग्राम मैंने जो लिखा है उसमें यहां पर यूजर इनपुट लेने का कोड है, इसलिए प्रोग्राम रुका हुआ। अब इमेजिन करो सिनेरियो क्या हो, आप एटीएम में गए और एटीएम में वहां पर वेलकम मैसेज आया और वेलकम मैसेज के बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब बताओ क्या करोगे, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ यूजर हो, आपने एटीएम का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, वहां पर लिखा है वेलकम और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है जैसे मेरा कर रहा है, क्या करोगे अगला स्टेप? इनपुट क्या दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, ओटीपी दोगे, पिन नंबर दोगे, क्या दोगे? कुछ पूछ थोड़ी रहा है वो, क्या थोड़ी रहा है कुछ, वो थोड़ी कर रहा है एंटर योर पिन, वो ये भी नहीं कर रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, बस कर्सर ब्लिंक कर रहा है वेलकम के बाद। क्योंकि अब आप यूजर हो, आपको कोई अंदाजा नहीं है क्या कह रहा है ये। अभी आप प्रोग्रामर हो, आप यूजर, आपको पता है कि मुझसे इनपुट लेने की बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि जब आप यूजर से इनपुट लेने जाओ तो पहले उसे जता तो दो कि किस बात का इनपुट मांगेंगे आपसे। उसे बताओ तो पहले कि भाई हम आपसे आपका नाम मांगने आए थे या आपका आधार नंबर मांगने आए थे। अब आपको चलो पता है प्रोग्रामर बनकर एक इनपुट देना है, बताओ क्या दोगे इनपुट में? अपना नाम लिखोगे, सैलरी लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे इनपुट में? कुछ कह रहा है प्रोग्राम? कुछ नहीं कह रहा हमसे तो, कुछ भी लिख दिया फिर मैंने अभी और एंटर करके बात खत्म कर दी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इनपुट फंक्शन जब भी चले हमेशा उससे पहले मुझे बताना चाहिए कि अब आपको किस बात का इनपुट देना है। तो अगर मैं आउटपुट में कुछ भी दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए फिर मुझे एक प्रिंट और लगाना पड़ेगा पहले, है ना? तो सी में भी तो यही करते थे, स्कैन एफ से पहले प्रिंट एफ ही लगाते थे। जो स्कैन एफ का काम होता था वही यहाँ पर इनपुट का काम है, सेम है, अगर जिसने कभी सी पढ़ी है। तो अब इनपुट फंक्शन कह रहा है कि मेरा फायदा उठाओ, आप जो भी इनपुट लेने से जस्ट बिफोर मैसेज दिखाना चाहते हैं उसको प्रिंट मत करो, प्रिंट मुझे ही दे दो, मैं ही प्रिंट कर दूंगा। मतलब मैं दोनों काम कर दूंगा, प्रिंट भी कर दूंगा और इनपुट के लिए वेट भी करूंगा। तो मैंने ठीक है आप ही ले लो मैसेज। अब मैंने इससे कह दिया एंटर योर नेम। तो अब इनपुट फंक्शन कह रहा है कि अब मैं यूजर इनपुट के लिए इंतजार बाद में करूंगा, पहले ये मैसेज प्रिंट करा दूंगा, उसके बाद इंतजार करूंगा। अब सही है, अब यूजर को पता है कि वो किस बात के लिए इनपुट मांग रहा है प्रोग्राम, कि भाई मुझसे मेरा नाम मांगा जा रहा है। कुछ भी इनपुट कर दो जो आपका मन करे, मान लो मैंने अपना नाम इनपुट कर दिया तो पढ़ा नहीं, अरे हो सकता भी और लिखो आगे, तो ऐसे तो फिर कभी नहीं पढ़ेगा, सोचते ही रहेगा हो सकता और लिखें आगे भी। एंटर, एंटर की हिट करनी है। ये जो आपने एंटर लिखा है देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं लिखा है, इसका मीनिंग यही है कि एंटर की हिट करना है। जब तक एंटर की हिट नहीं करोगे हमारा इनपुट फंक्शन वेट ही करता रहेगा, सोच रहा है भी और लिखेंगे, है ना? तो मुझे एंटर की हिट करनी है। अब जैसी मैंने एंटर की हिट करी यहां पर, वैसे ही क्या होगा, ये इनपुट फंक्शन एंटर की हिट करते ही इस इनपुट को रीड करेगा। अब जब ये इनपुट रीड करता है तो इस इनपुट का एक टाइप तो होगा और वो टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। तो जब भी इनपुट फंक्शन से यूजर इनपुट आएगा हमेशा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। अब वो जो इनपुट आया वो प्रोग्राम में क्या आप आगे कहीं इस्तेमाल करना चाहते हो? हमने कहा करना चाहते हैं तभी तो इनपुट मांगा यूजर से। तो करना चाहते हो तो वेरिएबल में संभाल के रखना पड़ेगा। कहां पर? हमने कहा ऐसे करके। क्या नाम रखें वेरिएबल का? नेम मांग रहे हो तो नेम रख लो, एन रख लो, कुछ भी रख लो मतलब। तो इस तरीके से तो कुछ नहीं होगा। अब इस तरीके से आप क्या करो, अपना यूजर से इनपुट मांगो, इनपुट मांगते समय उसे एक मैसेज दिखा दो, फिर जो यूजर इनपुट करेगा वो आपका इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब आगे के प्रोग्राम में उस यूजर इनपुट का इस्तेमाल करना है जो भी आया है,
इस वेरिएबल में रख दिया है, आगे इस्तेमाल करना है कर लो। तो कैसे करें, हमने कहा एक काम करते हैं, बाय के साथ प्रिंट कर देते हैं, बस करना कुछ नहीं है। एंटर योर ने होने का सोनू, बाय सोनू। तो इस तरह से अब हम यूजर से इनपुट लेना सीख जाते हैं। अब यहां पर हम बाय करने से पहले अब यूजर से कहना चाहते हैं, यूजर अच्छा आप 2 नंबर दे दो, हम आपको उन 2 नंबर का एडिशन करके दिखाएंगे। तो अब यूजर से फिर इनपुट मांगना है, जितनी बार इनपुट मांगना है उतनी बार इनपुट फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैंने फिर से इनपुट फंक्शन कॉल कर दिया और एक प्रॉम्प्ट यहां पर लिख दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब वो मैसेज जो इनपुट से पहले देखेगा उसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, PROMPT, है ना। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं, मैसेज ही होता है। तो यहां लिख दिया मैंने एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर एंटर कर, और जो नंबर आएगा उसको मैंने संभाल कर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट अस सपोज 1। अब इसी तरह से मैंने यूजर से एक इनपुट और मांगा, एंटर सेकंड नंबर, और ये स्टोर कर लिया मैंने बी में। ठीक है, अब मैंने A+B कर दिया, A+। अब अगर मैं इसको रन कराता हूं, हमने कहा देखते हैं, एंटर नेम सोनू, एंटर फर्स्ट नंबर 5, तो 5 जाकर स्टोर हो जाएगा ए में। एंटर सेकंड नंबर 6, 6 जाकर स्टोर हो गया बी में। उसके बाद आगे कोड चलेगा A+B, फिर बाय सोनू, जो भी है वो आ जाएगा। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आप जानते होंगे कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया है। 5 और 6 पर जब प्लस लगाया तो 11 सोच रहे थे हम, लेकिन ये तो 5 6 हो गया। क्या वजह रही होगी ऐसा होने की? तो इनपुट फंक्शन क्लियर है, आप रोल नंबर दो, सैलरी दो, एज दो, एड्रेस दो, अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, मैं जब पढ़ के प्रोग्राम को दूंगा तो स्ट्रिंग में ही दूंगा। तो अगर मैंने इनपुट फंक्शन से कहा 2 नंबर ले लो, तो इनपुट फंक्शन ने नंबर ले लिए, लेकिन जब प्रोग्राम को दिए तो स्ट्रिंग में रख के दिए। तो सर ऐसे तो हम कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। यूजर से अगर मैं 2 नंबर लेकर मल्टीप्लाई करूंगा तो होंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रिंग बनकर आ गए। प्लस तो चलो फिर भी ठीक है, कॉनकैट कर देता है, मल्टीप्लाई में तो सीधे एरर आ जाती, बाकी और तो चलेंगे नहीं। तो अभी टॉपिक पढ़ा है मैंने, टाइप कन्वर्जन। तो अगर आपको ऑपरेशन अपने करेक्ट मैनर में करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर आए हैं स्ट्रिंग बनकर आए हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। तो अगर मैं स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर लूं तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर सी वेरिएबल बनाया, जिसमें ए में जो स्ट्रिंग थी वो सी में स्टोर कर दी। डी वेरिएबल बनाया, बी में जो स्ट्रिंग थी वो डी में आ गई। तो अब ए और बी स्ट्रिंग है, सी और डी उनके इंटीजर वाले वर्जन हो गए। अब अगर मैं ए C+D करूं, तो पहली बार मैंने A+B कर दिया, इसलिए कॉन्केटिनेशन हो गया। फिर मैंने ए को कन्वर्ट करा इंट में, सी में स्टोर कर लिया। बी को कन्वर्ट करा इंट में, डी में स्टोर कर लिया। अब मैं इस पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूंगा, सारे ऑपरेशन हो जाएंगे मेरे। तो इसका मतलब यूजर से अगर आपको नेम, एड्रेस, अपना डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, शहर का नाम, ऐसी कुछ चीज मांगनी है तो स्ट्रिंग में रखो, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। और यूजर से आपको नंबर मांगने हैं, रेडियस मांगनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगना है, या पिन नंबर मांगना है, मोबाइल नंबर मांगना है, आधार मांगना है, सैलरी मांगनी है, ये सब न्यूमेरिक डेटा है। तो आप रीड तो करोगे, स्ट्रिंग में ही आएगा। अगर आप इन पर कैलकुलेशन करना चाहते हो, सैलरी बढ़ाना चाहते हो 10%, तो पहले उसको इंट में ले आओ, क्योंकि इंट पर ही प्लस माइनस हो सकता है, स्ट्रिंग पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। अब इस बात को लिख लेते हैं।
इनपुट में डिफाइन नहीं कर सकते। वो टेक्निक है, आप जितना स्मार्ट कोडिंग कर सकते हैं आप अपना कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि टाइप कन्वर्जन करने के बाद आप जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आया उसको वेरिएबल में स्टोर करो, सीधा जहां इस्तेमाल करना वहां इस्तेमाल कर लो। तो आप इस पूरे कोड को ऑप्टिमाइज करके अपने अकॉर्डिंग जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने शुरू यहां से कर लिया, अब अगला प्रोग्राम थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बना लेंगे। तो फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं, इनपुट फंक्शन।
टाइप कन्वर्जन अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर यूजर इनपुट पर हम कोई अर्थमेटिक कभी नहीं कर पाते। अब इस प्रोग्राम को हम सिर्फ अपने काम के हिसाब से बनाते हैं। हाई हटा देते हैं, नेम हटा देते हैं, यूजर से 2 नंबर मांगकर उनको कन्वर्ट करके और ऐड करना हमारा मकसद है बस। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, बात खत्म। अब मुझे इस कोड को ऑप्टिमाइज करना है। मैं इसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकता हूं देखते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि जो इंट फंक्शन है ये क्या कर रहा है, हमसे एक स्ट्रिंग मांग रहा है और उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये हमने यूजर से इनपुट ली और संभाल कर एक वेरिएबल ए में रख लिया और वही वेरिएबल हमने इसको दे दिया है। तो इंट फंक्शन ये कह रहा है आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि मुझे वो वेरिएबल ना देकर जिसमें यूजर से इनपुट होकर स्ट्रिंग आई है, आप मुझे सीधे इनपुट फंक्शन ही दे दो। यहां पर मतलब मैं जिस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में, मैं उसको इनपुट फंक्शन से खुद ही मांग लूंगा। अलग से एक वेरिएबल में रखकर फिर वेरिएबल के थ्रू मुझे देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन एक स्टेप कम करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ध्यान रखेंगे पैरेंथेसिस का। तो इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है, उसकी अपनी पैरेंथेसिस है, और ये किसके अंदर से कॉल हो रहा है, इंट फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि पहले इनपुट फंक्शन अपना काम पूरा करेगा और उसका काम क्या होगा, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट आना। फिर उस स्ट्रिंग को सी वेरिएबल में नहीं देंगे, वो स्ट्रिंग इनपुट जो आया वो सीधा इंट फंक्शन को मिलेगा और इंट फंक्शन उसका इंटीजर बनाएगा और हमें जो मिलेगा अब सीधा वो इंटीजर बन के ही मिलेगा। एक लाइन मैंने अपनी कम कर ली। सोचो फिर, सर इस वाले को भी ऐसे ही कर देते हैं, हमने कहा इसको भी ऐसे ही कर सकते। अब यहां पर क्या हो रहा है, सी वेरिएबल में यूजर से जो इनपुट आएगा वो सीधे आके स्टोर नहीं हो रहा है, बीच में एक लेयर और लगा दिया आपने। यूजर से इनपुट आएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तब जाके सी में स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कोड जो हमने लिखा था आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जनरली लोग इसी तरह से लिखना पसंद करते हैं। जब यूजर इनपुट लेकर कैलकुलेशन करनी हो और कैलकुलेशन करने के लिए मुझे उसे कन्वर्ट करना हो तो अलग अलग लाइन नहीं लिखते। इनपुट लेने की अलग लाइन, फिर उसको इंट में कन्वर्ट करने की अलग लाइन। गलत नहीं है, आसान वही है, लेकिन एक लाइन ज्यादा हो जाती है, इसलिए लोग ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हैं, दोनों अप्रोच सही है, ये भी सही है वो भी सही है। कल थर्सडे है, कल बैच ऑफ रहेगा थर्सडे। फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को इनपुट पर अभी और प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने लेवल पर मैंने प्लस कराए, आप घर जाके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे ऑपरेशन आप करके देखिए उन्हीं नंबरों पे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं के साथ। तो किसी का पुराना कुछ रह गया है तो कल अपना ऑफ है, उसको कंप्लीट कर लेना। ये आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे पीछे का सारा क्यूमुलेटिव मैनर में यूज होगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एकदम इंडिपेंडेंट है, पीछे से मतलब ही ना हो।